अगर आपके घुटनों में या जोड़ों के अंदर कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का इशू है, तो आपको कितनी लंबी वॉक करनी चाहिए, कि क्या आपको वॉक करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वॉक नहीं करनी तो आप कौन सी और एक्टिविटी करेंगे। तो ये जितने भी सारे सवालात हैं वो आज की वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और लोगों को लगता है कि अगर वो लंबी लंबी वॉक करना शुरू हो जाएं तो उनके जो घुटनों की कार्टिलेज है, ये जो ग्रीस है ना, यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, ये जो घिस गई है ये दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। दरअसल हमारे घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज का प्रॉब्लम है या घुटनों में जो ग्रीस का प्रॉब्लम है, ये डिपेंड करता है कि किस शख्स को कितने लेवल की इंजरी है या कितना ज़्यादा ये बढ़ चुका है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इन दोनों तस्वीरों के अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये वाली जो हमारी तस्वीर है, इसके अंदर हमें घुटनों के ऊपर लगी हुई जो कार्टिलेज है, जो ग्रीस है, वो हमें सही नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली है, इस ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली जो तस्वीर है ना, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो यूँ लग रहा है जैसे ज़ख़्म बने हुए हैं यहाँ पे और चोट लगी हुई है। और ये तब होता है जब हमारे कार्टिलेज जो वो डैमेज हो जाए, जब हमारे घुटनों की ग्रीस जो वो डैमेज हो जाए। अब ये डैमेज क्यों हो जाती है? इसलिए डैमेज हो जाती है, अगर आप इस मूविंग एक्सरे को देखें तो हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी हमेशा जब भी हम मूव करते हैं, लाइक मैं अभी यहाँ से उठ के किसी भी दूसरे रूम में जाऊँ या कोई मूवमेंट करूँ, तो मेरा जो घुटना है वो दो हड्डियां आपस में यूं मूव करेंगी, एक तो ऊपर वाली हड्डी और एक नीचे वाली हड्डी। और एक जो सामने हड्डी लगी हुई है जिसे हम चपनी वाली हड्डी कहते हैं या पटेला कहते हैं, ये भी साथ साथ उसी तरह से मूव करती है। सो अगर मैं लॉजिकली एक बात करूं तो आपको आपको ये खुद भी आपके जहन में आएगा ना कि यार अगर ये हड्डी ऊपर और नीचे वाली हड्डी आपस में मूव कर रही हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई रबड़ होनी चाहिए, इनके बीच में कोई ना कोई ग्रीस होनी चाहिए, कोई कार्टिलेज होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि दोनों रगड़े ना आपस में। अगर ये बीच में से खराब हो जाएगी तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि अब जब दरमियान में से रबड़ खराब हो जाएगी ना, एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ होगी ना वो ये होगी, अब अगर हम इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखें, ये हमारा सही जोड़ है। जब बीच की रबड़ खराब होगी ना तो ऊपर वाली जो बोन है, जो हड्डी है, वो नीचे वाली हड्डी के साथ तकरीबन जुड़ जाएगी। इनका जो खला है ना दरमियान का, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, खला आ नहीं जाता है, खला ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा, अब जब आर्थराइटिस हो ना तो खला ख़त्म होता है, तो अब यहाँ पे खला हो गया ख़त्म। अब हमने ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी के साथ जोड़ दिया है। ये आपने अपने एक्सरे में देखना है कि आपकी हड्डी कितनी यानी कि साथ जुड़ी हुई है। कुछ लोगों का होता है कि ये ना पूरी की पूरी हड्डी साथ नहीं जुड़ती है और एक साइड जो वो जुड़ जाती है, वो डिपेंडिंग ऑन के वो चलते किस तरह से हैं, डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जीनो वल्गम वैरम, इस तरह के वर्ड्स, ये मुश्किल वर्ड्स हैं, इनको छोड़ें आप। अब ये देखें, अच्छा अब अगर फ़र्ज़ करें इन जोड़ों के बीच की स्पेस होगी ख़त्म, ठीक है, वापस हम इस पे आते हैं। स्पेस अब ख़त्म है, जो खला है वो ख़त्म है, यही मूवमेंट होनी है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाली हड्डी इस हड्डी के साथ रगड़ना शुरू हो जाएगी। जब ये रगड़ना शुरू हो जाएगी, आपको पता है ये जो ऊपर आपको चपनी वाली हड्डी नज़र आ रही है छोटी सी, ये ऐसी हवा में ही होती है। इसको ऊपर से लिगामेंट ने पकड़, ऊपर से टेंडन ने पकड़ा होता है, नीचे से भी टेंडन ने पकड़ा हुआ होता है। तो वो टेंडन होते हैं पट्टे के सिरे जो कि हड्डी के आगे साथ जुड़ते हैं। ये हड्डी बिल्कुल हवा में होती है। जब हम अपना घुटना सीधा करते हैं ये ऊपर चली जाती है, जब हम घुटना मोड़ते हैं ये नीचे चली जाती है। अक्सर लोगों में ये स्टक हो जाती है, एक जगह पर फिक्स हो जाती है। सो यानी अगर आपने वॉक करनी है, चलना है, तो ये चीज़ें, ये जो आपकी पटेला वाली जो चपनी वाली हड्डी है ना, ये फ्री होनी चाहिए ताकि ये प्रॉपरली मूव करती रहे। अगर ये एक जगह स्टक हो जाए ना तो फिर किसी भी थेरेपिस्ट के पास आप विजिट करके आपकी अपनी पटेलर मोबिलाइजेशन आप कराएंगे, इस चपनी वाली हड्डी की मोबिलाइजेशन वाली वर्जिशें कराएंगे तो इसकी जान छुटेगी और ये फिर मूव होना शुरू हो जाएगी, इसकी मोबिलिटी बेटर हो जाएगी, जिसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा, अब जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे ना खला हो गया ख़त्म, और आर्थराइटिस हुआ ना, खला ख़त्म हो गया। अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, अब मैं चल फिर रहा हूँ, तो मेरी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ेंगी। जब दो सख्त चीज़ें इस तरह की रगड़ेंगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इस तरह से हो जाएगी। अब अगर इन तस्वीरों को देखें, ये हड्डी ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अब बीच की कार्टिलेज भी ठीक नज़र आ रही है, हड्डियाँ देख रहे हैं ना कैसे स्मूथ बनी हुई हैं, सीधी सीधी। दूसरी तरफ जब आप देखते हैं ना तो यहाँ पे नोकदार हड्डियां बनी हुई हैं। अब ये नोकदार क्यों बनी है, ये नुकीली क्यों बनी है? इन्हें बोन स्पर्स भी कहते हैं, इन्हें ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं। तो ये बताएं कि आप ये नोकदार क्यों हो गई? ये नोकदार इसलिए हो गई हैं कि बीच में खला हो गया था ख़त्म। हमने जो है ना कहीं पे किसी से सुन लिया कि जितना चलेंगे, जितनी एक्टिविटी करेंगे, उतने घुटनों की ग्रीस दोबारा बनेगी, घुटनों की कार्टिलेज दोबारा बन जाएगी।
जब आपके घुटनों के बीच की खला ख़त्म हो जाए या कम हो जाए और आप इसे बार-बार अगर रगड़ रहे हों, मूवमेंट कर रहे हों, खाम-खा विदाउट एनी काइंड ऑफ रीज़न किसी इमरजेंसी या मजबूरी के अलावा भी आप चले ही जा रहे हैं, तो आपकी जो घुटनों की रबड़ है, वो तो घिस गई है। साथ-साथ आपकी जो हड्डियाँ हैं, वो रगड़-रगड़ के आपकी ये नुकीली और नोकदार हो जाएँगी। वीडियो को ना आपने पूरा देखना है, आपने डायरेक्टली इससे असेस नहीं कर लेना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि वॉक ही नहीं करनी चाहिए। आपको एंड तक मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितनी वॉक आपको करनी चाहिए और जिसका नुकसान कम से कम होगा, उल्टा फ़ायदा होगा आपको। सो एक तो आपको समझ आ गई ना कि अगर घुटनों का आर्थराइटिस हो जाए, घुटनों की ग्रीस कम हो जाए और आपने एक्स-रे में देखा कि घुटनों के अंदर जो आपकी ग्रीस कम हुई है ना, वो उसकी वजह से आपके घुटनों का जो स्पेस है, जो खला है, वो आपका काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो आपके लिए चलना जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आप बार-बार मूवमेंट करेंगे। अच्छा, अब इसमें कितना चलना है? अब पहले एक चीज़ ये समझें और इसके अलावा ना आप ये भी देखें कि आपके जो जब मूवमेंट हो रही होती है ना, जोड़ के ऊपर जब मूवमेंट हो रही होती है, अभी मैं बता रहा था जो चपनी वाली हड्डी होती है ना, ये बस हवा में होती है और इसको पकड़ के इन्होंने रखा होता है। ये जो आपको टेंडन और लिगामेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये पट्ठों के सिरे और हड्डियों के कुछ नरम सी हड्डियाँ होती हैं। इसे लिगामेंट को पता नहीं उर्दू में अब क्या कहेंगे। तो लिगामेंट वो चीज़ें होती हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती हैं, टेंडन वो होते हैं जो पट्ठे को हड्डी से जोड़ते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये पटेला चपनी को पकड़ के रखते हैं। तो अगर ये फ्री होगी, हमारे घुटने की मूवमेंट इतनी अच्छी होगी ना, आपने ना अपनी चपनी वाली हड्डी को पकड़ना है, अपने घुटने को सीधा करना है, आप देखेंगे चपनी वाली हड्डी ऊपर जाएगी। घुटने को मोड़ेंगे, चपनी वाली हड्डी नीचे जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं जा रही है ना, तो आप अपने घर में ना किसी ऐसे बंदे को पकड़ें जिसका घुटना बिल्कुल ठीक हो, उसकी चपनी वाली हड्डी को देखें। अगर वो मूव कर रही है और आपकी मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पटेला, आपकी चपनी वाली हड्डी एक जगह पे स्टक हुई भी। आपको लाजमी पटेलर मोबिलाइजेशन करवानी चाहिए। अगर मुल्तान से तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी शहर से हैं तो आप फिर अपने नज़दीकी किसी भी थेरेपी सेंटर चले जाएं और उन्हें कहें कि मेरी ना पटेलर मोबिलाइजेशन करें, कि इस चपनी वाली हड्डी की ना थोड़ी जान छुड़वाएं, इसमें मोबिलिटी लेके आएँ ताकि मेरा चलना फिरना जो आसान हो जाए। अच्छा, अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमने कितना चलना है। देखें, अब ना अक्सर लोग ये होते हैं कि जिन लोगों ने पहले कभी वॉक ना की हो ना, जैसे घुटनों में दर्दें शुरू होती हैं ना, उन्हें लगता है कि मैं जी वॉक नहीं करता तो मेरे इसलिए घुटने ख़राब हो रहे हैं, अब जी मुझे वॉक करना शुरू कर देनी चाहिए। अब वो जोश आ जाता है और रिसेंटली अभी 6 महीने हुए हैं, 5 महीने, 3 महीने हुए हैं और वॉक शुरू कर दी। अब मसला ये होता है कि घुटनों के जिनको मसाइल होते हैं ना, ज़्यादातर, हर दफ़ा नहीं, ज़्यादातर उनका वज़न ज़्यादा होता है। जब वज़न ज़्यादा होता है तो आपके इसका मतलब ये है कि आपके जो घुटने हैं, इनके ऊपर ऊपर से प्रेशर भी ज़्यादा आ रहा है। अब मेरी बात ना, इसको गौर से आप समझ लें, आपने वॉक करनी है या नहीं करनी। देखें, जब मैं सीधा खड़ा हूँ, मुझे ये बताएं कि अब मैं अगर फ़र्ज़ करें कि इस तरह से खड़ा हो गया हूँ, ठीक है? मेरा वज़न है जी 75 किलो। आप अपना वज़न सोचें, आपका वज़न, अगर मेरा वज़न फ़र्ज़ करें 75 है, 80 किलो है, 2 मन वज़न है मेरा। अब मेरा जो 2 मन वज़न है वो मेरे जोड़ के ऊपर आएगा या नहीं? डेफ़िनेटली आएगा ना, ठीक है? अच्छा, अब मेरी ये हड्डी है, अब ये ऊपर वाली हड्डी है, फीमर वाली, जो मैं अभी एक्स-रे में भी दिखा रहा था आपको, ये नीचे वाली हड्डी है। अच्छा, अब मेरा ये ऊपर वाली हड्डी है, ऊपर से वज़न आ रहा है 2 मन का। अब मुझे आप ये बताएँगे कि ये जोड़ आपस में जुड़ेंगे या वैसे ही दूर रहेंगे? डेफ़िनेटली जुड़ेंगे, है ना? इस तरह से हो जाएँगे। अच्छा, अब यूँ हो गए, अब मैं वॉक कर रहा हूँ, चली जा रहा हूँ, तो ये आपस में रगड़ेंगे या नहीं? बीच में रबड़ नहीं है, ग्रीस खराब होगी। इससे ये होगा कि आपके घुटनों के अंदर जो टक-टक की आवाज़ें हैं, रगड़ है, उसकी वजह से हड्डियाँ और नुकीली हो जाएँगी और मसला हो जाएगा। सो अब हमने इसका हल क्या निकालना है? अब हमने क्या करना क्या है? अब देखें, अगर तो आप खड़े होंगे, फिर आप जब चलेंगे, जब आप खड़े होके जब चल रहे हैं ना, तो आपका पूरा ऊपर से 2 मन का वज़न आपके घुटनों के ऊपर आ रहा है। घुटनों की स्पेस खला हो जाएगी ख़त्म। जब खला ख़त्म होगी और जब आप चलेंगे तो ये रगड़ेगा आपस में, ठीक है? आप आपस में टक-टक की आवाज़ आएँगी और ये नोकदार हो जाएगा। पहली चीज़, अपना वज़न कम करेंगे, ठीक है? नंबर 2, आपने ना अपने थाई वाले पट्ठे, अपने पिंडली वाले पट्ठे और थाई की बैक साइड के जो पट्ठे हैं, हैमस्ट्रिंग वाले पट्ठे, इन 3 पट्ठों के ऊपर ना वर्जिशें करनी है। वर्जिशों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब इनको मज़बूत करना है। जब आप इनको मज़बूत कर लेंगे ना, यानी कि ऊपर वाले थाई वाले पट्ठे, इसकी बैक साइड हैमस्ट्रिंग वाले पट्ठे और पिंडली वाले पट्ठे, काफ मसल्स,
जब आप इन्हें स्ट्रांग कर लेंगे ना, तो जो ऊपर से 2 मन, अक्सर लोगों का 2 मन नहीं 3-3 मन भी होता है, 100 किलो भी होता है, 90 किलो भी होता है। अगर 2 मन ऊपर से वज़न आ रहा है, तो वो वज़न आपके घुटनों के ऊपर यानी कि जोड़ों के ऊपर पड़ने की बजाय आपके पट्ठों को उठाना चाहिए। पट्ठों की कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपका वज़न उठाएँ, ताकि आपके घुटनों में प्रेशर ना आए और ये आपस में ना जुड़ जाए। ठीक है? एक चीज़। सो पहली चीज़ है आपने वज़न कम करना है, दूसरी चीज़ है आपने पट्टे मज़बूत करने हैं। इसके लिए ना आइसोमेट्रिक वर्जिशें होती हैं, वो अलग से और वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा उसमें। अच्छा, अब इसमें सवाल आता है कि हम वॉक करें ही ना, अगर हम वॉक नहीं करेंगे तो हमें तो दिल के मसाइल हो जाएँगे, क्योंकि वॉक करना तो बहुत ज़रूरी होता है। देखें, अब इसके लिए ना एक आर्टिकल है जो रिसर्च पब्लिश हुई हुई है, ये जो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे ना वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पबमेड के ऊपर या एनसीबीआई के ऊपर जितने भी आर्टिकल होते हैं ना वो कितने ऑथेंटिक होते हैं। अच्छा, अब इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि कितनी जो है ना वो कितनी आप मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है या कितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं वॉकिंग की, जिनको सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जिनको बहुत ज़्यादा घुटनों की ग्रीस का मसला हो, वो कितनी वॉक कर सकते हैं, कितनी उनको रिकमेंडेड है, रिसर्च क्या कहती है। ठीक है? अच्छा, अब इस आर्टिकल का मैं ऐसे करूँगा, लिंक दे दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने पूरी डिटेल में अगर पढ़ना हुआ तो। वरना तो आप ये पूरा सर्च करेंगे ना, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? अब ये इसमें ना इन्होंने लिए थे टोटल 24 लोगों को लिया था, जिसमें 13 फीमेल्स थी और उनकी एज थी 53 से लेके 83 तक, और कुछ इसके अंदर मेल थे। तो इस तरह ये ना इन्होंने प्रॉपर रिसर्च की इसके ऊपर। अब मैं आपको ओवरऑल इसके अंदर कंक्लूजन बता देता हूँ। तो वो कंक्लूजन ये था कि देयर इज प्रिलिमिनरी एविडेंस दैट 70 मिनट पर वॉक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी सुपरवाइज्ड वॉकिंग वाज सेफ। मतलब इसका ये है कि जिनका सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जिनको बहुत ज़्यादा घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो, उन्होंने हफ्ते में मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी ये नहीं है कि भाग ही जा रहे हैं तेज तेज, बिल्कुल आराम आराम से 70 मिनट एक हफ्ते के अंदर वॉक करनी है। ठीक है? लेकिन जो वॉक करेंगे वो भी सुपरवाइज्ड होनी चाहिए, लाइक आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए आपके साथ। अगर कोई साथ नहीं है तो फिर आप छड़ी हुई लाजमी साथ में रखेंगे, ताकि इन केस अगर आपको लगे कि मेरे घुटने पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वजन छड़ी के ऊपर डाल देंगे। अब अगर 70 मिनट पर वीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे हफ्ते का एक ही दिन में 70 मिनट चल के आ जाता हूँ। 70 मिनट मतलब ये है कि रोज़ाना आपने 10 मिनट की वॉक करनी है, ये रिकमेंडेड है। ठीक है? अब अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा, अच्छा ये भी रिकमेंडेड ना, इन्होंने एक जनरली एक एवरेज बताई है कि एक अगर कोई बंदा सवाल पूछता है कि मैं कितना चल सकता हूँ, तो 10 मिनट आप रोज़ाना चल सकते हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 या 3 मिनट बस इतनी सी वॉक करें, फिर उसके बाद बैठ जाएँ। कोशिश करें कि आपके घुटनों में प्रेशर ना आए। अब ना यहाँ पे लोगों का सवाल आ जाएगा, अगर हम वॉक नहीं करेंगे तो हमारा तो वज़न ही और ज़्यादा बढ़ता रहेगा और हमारे दिल के मसाइल शुरू हो जाएँगे। फिर मैं आपको इसमें रिकमेंड ये करूँगा कि हमने ये करना है कि इस तरह की कोई चीज़ ले लेनी है। अब ये है साइक्लिंग। अब ये बंदा बैठा है यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर जो बॉडी का वज़न है, ये इनके घुटनों पे पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। कहाँ पे पड़ रहा है? इस साइकिल की सीट के ऊपर पड़ रहा है ना? यानी कि इनका पूरे का पूरा जो वज़न है इस साइकिल की सीट पे आ रहा है। घुटनों के ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो गया। घुटनों के ऊपर से, यानी कि वो जो ऊपर से वज़न आ रहा था, घुटनों की स्पेस और खला ख़त्म हो रही थी, अब ये ख़त्म हो गया। ठीक है? अब ये ख़त्म होने की वजह से अब जब आप पैडल को घुमाएँगे, साथ-साथ मूवमेंट करेंगे, आपके घुटनों के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब उसकी स्पेस अभी लॉस नहीं हुई। तो जब आप मूवमेंट करेंगे तो ये आपके लिए सेफ़ है। सो जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो और बहुत सीवियर हो, ख़ास तौर पे अगर स्टेज 3-4 के अंदर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने साइक्लिंग करनी है। अच्छा, अब ये वाले जो साइकिल होते हैं ना, ये थोड़े महँगे होते हैं। आप एक तो देखें हमने नियर बाय कोई ऐसी जिम वगैरह हो जहाँ पे ये साइकिल पड़ी हो, तो डेली बेसिस के ऊपर आप गाड़ी के ऊपर चले जाएँ, किसी के साथ चले जाएँ, आप वहाँ पे बैठ के ये थोड़ी-सी एक्सरसाइज करें, या आप आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट ये कर सकते हैं। लेकिन स्लो रेजिस्टेंस नहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड करनी है, आपके पट्ठों को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके ना कुछ ऐसे वर्जन्स होते हैं जो सस्ते आपको मिल जाते हैं मार्केट में, लाइक इस तरह के, जिसमें ना उस साइकिल के साथ सीट नहीं लगी हुई होती और आप कोई भी कुर्सी वगैरह रख के या किसी सोफे के ऊपर बैठ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको फिर साथ में ये देखें जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है कि साथ में नॉन स्लिप मैट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मैं इसमें अभी तक कोई भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि वहाँ से जाके ख़रीद लें, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन है कि इस तरह की कोई चीज़ घर में ज़रूर रख लें। लेकिन ये है कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें थोड़ा-सा इश्यू होता है गिरने का, इसमें साथ आप किसी को लाज़मी रखें। और अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह से किसी भी सीट पे, किसी सोफ़े पे बैठ के अपनी टाँगों को, अपने जो आपके पाँव हैं, आपके घुटने, इनको आप हल्का-हल्का सा मूव करें, इस पे किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। सो जिनको घुटनों की ग्रीस का मसला हो, उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि उन्होंने साइक्लिंग ज़्यादा करनी है और उन्होंने वॉक कम करनी है। वॉक अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके घुटने और ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे, लेकिन इसके साथ-साथ जब भी घुटनों में सोज़िश हो, तब आप साइक्लिंग भी अवॉइड करें, क्योंकि जब सोज़िश है ना, इसका मतलब है कि आपने आराम करना है और इस पे ठंडी टकोर करनी है। अपनी सोज़िश को पहले ख़त्म करें और उसके बाद फिर आपने जाना है इस तरफ। और अगर आपके घुटनों के पट्टे कमज़ोर हैं तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ेस करें, और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। घुटनों में अकड़ाव है तो गर्म टकोर करें, जब अकड़ाव थोड़ा-सा कम हो जाए फिर साइक्लिंग करनी है, आपने डायरेक्टली साइक्लिंग नहीं करनी। सो अगर अकड़ाव है, गर्म टकोर करनी है, सोज़िश है तो ठंडी टकोर करनी है। इसके अलावा ज़ैतून के तेल की आप लोग मालिश भी किया करें, ये आपके घुटनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक्सरसाइज करने से पहले या साइक्लिंग करने से पहले ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके अलावा हड्डियों का शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, घुटनों की कार्टिलेज को रीग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। विटामिन सी वाले खाने खाने हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें माल्टे हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं, ये खाने खा सकते हैं आप। कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, कैल्शियम में दूध है, दही है, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी है, सैलेड है। और विटामिन डी के लिए ठंडी जो धूप होती है इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कलेजी में मिल सकती है, अंडों में मिल सकती है आपको। इसके अलावा सेसमे सीड्स जिन्हें हम सफ़ेद तिल कहते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको पोटाशियम की कमी है, यानी कि पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है, तो पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी रूटीन में ना ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ-साथ में क्या करना है, वॉक को बहुत ज़्यादा नहीं करना। जिनको आर्थराइटिस का मसला है, साइक्लिंग ज़्यादा करनी है, लेकिन अगर स्टेज 1 है ना, शुरू के अगर दिन है कि अभी आर्थराइटिस शुरू हुआ है, तो आप जो मैंने आपको बताया ना कि 10 मिनट वॉक करनी है, आप इसे 12 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। ये एक जर्नल, एक अवेयरनेस और जनरल रिकमेंडेशन है जो कि एविडेंस बेस्ड है। एक मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया, इस तरह के मल्टीपल आर्टिकल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आए हैं। तो मैंने जितना हो सके आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मुझे ना मेरे क्लिनिक पे कुछ पेशेंट्स ने आके बताया था कि वॉक करने से ना उनकी पेन बढ़ी है। आप लोगों ने वॉक की, आपका उस पे क्या असर हुआ? लाइक वॉक करने से आपकी पेन बढ़ी है, कम हुई है, आर्थराइटिस बढ़ा है या कम हुआ है? ये आपने मुझे बताना है, यहाँ पे नीचे कमेंट्स में बताएं। ये आप मुझे नहीं बता रहे हैं, इसके अलावा इतनी इतनी आवाम यहाँ पे आएगी जिनको आर्थराइटिस के इश्यूज हैं, जो ये वीडियो देखने आएंगे। आप जो जिस तरह मैंने आप लोगों से शेयर किया है ना कि आपको ये करना चाहिए, मैं अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं हम जो किताबों में पढ़ते हैं, दूसरी होती है मैं 10 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ, ठीक है, 2016 से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो अब इतने सालों में इतने लोग आए, तो वो जो आप डेली देख रहे होते हैं, लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, उससे एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें देखी, एविडेंस ये कहता है। तो आपका क्या इसके बारे में राय है? आपको क्या लगा कि आपने इंजेक्शन लगवाए, टीके लगवाए या वॉक की, आप गिर गए थे, किस तरह की आपकी हिस्ट्री है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि दूसरों लोगों की हेल्प हो सके। बाकी आप अगर साइकिलिंग करते हैं तो उसको आपको क्या फ़ायदा होता है और कौन से आप लोग खाने खाते हैं कि जिसका ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो ये चीज़ें लाजमी शेयर करनी हो। कोई सवाल हो नीचे आप कमेंट्स में बताएं, और अगर चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।